हे एवरीवन अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था उस पर नाइट को किसी ने हमला किया था। एक तरह से बोले कि वीजिंग का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, बट हमारा वीजिंग भी ठहरा एक वॉर जनरल, तो उसने भी उस इंसान को स्टैप कर दिया था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वीजिंग ने सबको बता दिया कि उसके साथ रात को किसी ने मिसबिहेव करने की कोशिश की। एंड मॉर्निंग को ही वांग जी जितने भी लोग मौजूद थे सभी को बुलाता है, एक एक करके सभी की जाँच की जा रही थी। एंड वहीं पर म्यान म्यान कहती है सुशी यहाँ पे नहीं है। एंड कुछ टाइम के अंदर सुशी को भी वहाँ पर पकड़ कर लाया जाता है। वांग जी सुशी से कहता है कि तुम अभी अपने आप को चेक करवाओगे, बट सुशी रिफ्यूज़ करता और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझ पर ऐसे डाउट कैसे कर सकते हो। बट वांग जी सुशी को घूर के देखता है और उसके बाद अपने गार्ड्स को बोलता है इसे लेके जाओ एंड इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर जियांग यानली की सुरक्षा का था, तो कोई भी बिल्कुल इस चीज़ पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड वांग जी की बात यहाँ पर कोई अगर न माने तो उसके साथ क्या होगा ये वो अच्छे से जानता है। वांग जी शाउट करते हुए गार्ड्स को बुलाता है एंड गार्ड्स तुरंत ही आते हैं और वो सुशी को फोर्सफुली पकड़कर कर्टन्स के पीछे लेकर चले जाते हैं। सभी लोग सुशी को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे एंड लायन सुशी पूरी तरह से शाउट कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जो सुशी की मदर थी वो कहती है वांग जी ऐसा कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा बेटा इनोसेंट है। बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता है। हम दूसरी ओर देखते हैं कर्टन के पीछे लायन सुजुई सुशी को पूरी तरह से जो फ्रंट मतलब साइड था उसका उसे नेगेट करती है। एंड नाउ वो अपने हाथों से अपनी बॉडी पर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ढक सके। एंड लायन सुजुई वाउंड देखता है, उसके ऊपर जो रैप की गई बैंडेज है उसे देखता है। सुशी ये देखने के बाद लायन सुजुई को कहता है सुजुई अपना मुंह बंद रखना। एंड इसके बाद हम देखते हैं तुरंत ही लायन सुजुई डिसबिलीव में उसे देखता और बोलता व्हाट, वो तुम थे। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुशी कहता नहीं, एंड वो बहुत ही स्लो वॉइस में कहता है। लायन सुजुई तुरंत ही कर्टेन्स को हटा देता है एंड सभी लायन सुशी को देखते हैं। एंड राइट नाउ अभी उसके लिए ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी, क्योंकि सबके सामने वो हाफ नेकेड था एंड सभी को सुशी के वेस्ट के ऊपर जो चाकू का निशान था वो सबको आसानी से दिख रहा था। वांग जी की आइज़ भी गुस्से के अंदर जल उठती है एंड वीजिंग जैसे ही उसके वेस्ट पर वो बाउंड देखता है वो बिना किसी टाइम को गवाए हुए तुरंत ही सुशी के सामने आता है एंड डिसबिलीव के साथ कहता है वो तुम थे। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है सुशी तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हारे वेस्ट के ऊपर ये निशान कैसा है, क्या तुम्हें किसी ने स्टैब किया है। एंड ये सुनने के बाद तो सुशी पूरी तरह से पैनिक कर जाता है और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने स्टैब नहीं किया है, ये एक ओल्ड निशान है और कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है हीलर को लेकर आओ। एंड सुशी की अब तो पूरी तरह से बोल सकते हैं सर से पसीना टपकने लगता है, क्योंकि अब उसका राज खुलने वाला था। हीलर तुरंत ही हॉल के अंदर आता है एंड इसके बाद हम देखते हैं ये एक ओल्ड मैन था। सुशी तुरंत ही वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड नाउ जो गार्ड था वो बस जाके सुशी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो हीलर है वो आता है एंड वो चेक करने लगता है, क्योंकि सुशी हिलने डुलने की कोशिश करेगा तो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। तुरंत ही जो ओल्ड मैन था हीलर आया था वो उसकी बैंडेज हटाता है एंड नाउ इसके बाद वो उस वाउंड को देखता है एंड इसके तुरंत ही बाद वो वांग जी को देखता है एंड वो डिसाइड करता है ऑब्वियसली कि उसे सच ही बताना है। नाउ इसके बाद जो हीलर था वो बोलता है योर हाइनेस ये वाउंड बहुत ही फ्रेश है, अभी का है, ऐसा लगता है इसको देखने के बाद कि किसी ने शार्प नाइफ से इसके ऊपर वार किया है। एंड वांग जी ये सुनने के बाद एक स्माइल करता हूँ और उसके बाद वो गुस्से में तुरंत ही अपने पास से वो नाइफ निकालता है जो कि वीजिंग ने दिया था एंड वो हीलर को देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं उससे मतलब जो हीलर था वो कहता है योर हाइनेस ये वही नाइफ है जिससे इनके ऊपर अटैक किया है, ऐसे ही टाइप का वेपन इन पे इस्तेमाल हुआ है। वांग जी फिर अपने तुरंत ही कपड़ों से एक गोल्डन कॉइन की पाउच निकालता है एंड वो तुरंत ही उस हीलर को दे देता है। हीलर तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है इतना प्राइस देखकर एंड वो तो बहुत ही खुशी खुशी हैप्पीली वहाँ से चला जाता है। नाउ सुशी अपने सर को नीचे कर लेता है। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसके इस क्राइम को छुपा सके। एंड अब तो वो हाफ नेकेड सबके सामने खड़ा हुआ था, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था और ये उसके लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन थी। उसे सबके सामने ऐसे खड़ा किया गया था एंड ऑब्वियसली उसका क्राइम था। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी देख सके। वीजिंग चिल्ला कर कहता है तुम मेरे क्वार्टर में क्यों आए थे, बताओ मुझे क्यों आए थे। एंड ये सुनने के बाद सुशी वीजिंग की ओर घूर कर देखते हुए कहता है क्योंकि तुमने कल मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया था, तो मैं भी तुम्हें सबके सामने इंसल्ट करना चाहता था। मैं इसलिए तुम्हारे क्वार्टर में आया था क्योंकि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाना चाहता था, ताकि मैं भी तुम्हें सबके सामने जलील कर सकूं। तुमने आर्मी के सामने मेरी बेइज्जती की थी, तो मैं बस उसका रिवेंज लेना चाहता था तुमसे।
एंड ये सुनने के बाद वांग जी ग्लेयर करते हुए बोलता है कौन से इंसल्ट। एंड इसके बाद हम देखते हैं ज़ुयान को, जो कि वांग जी के सामने खड़ा होता है आके, और वो वांग जी को सब कुछ बताने के लिए रेडी होता है। इसके बाद वांग जी बोलता है तुम जानते हो। एंड इसके बाद ज़ुयान अपने सिर हाँ में हिलाता है और वो सबको बताना स्टार्ट करता है जो सच था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था वो सबको बताना तो होगा। वैसे भी महल के अंदर ये गॉसिप तो पूरी तरह से फैल ही चुकी थी, बट ये चीज़ वांग जी के कानों तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए आज वांग जी पहली बार ये सारी चीज़ सुन रहा था। वांग जी सुशे को देखता है और बोलता है सुशे, मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहता हूँ। गार्ड्स, इसे लेकर जाओ और जेल में डाल दो हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद गार्ड्स चुपचाप करके वांग जी की कमांड सुनते हैं एंड वो चुपचाप सुशी के पास आते हैं। उसके बोल सकते हाथों को बांध दिया जाता है एंड नाउ उसे वहाँ से जेल की तरफ ले जाया जाता है। सुशी की मदर रोने लगती है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने इतना घटिया काम किया है एंड वो तो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। नाउ अभी हम देखते हैं सभी कुछ शांत हो चुका था। वीजिंग सेटिस्फाइड था, सोचे को जो पनिशमेंट मिली वो काफ़ी अच्छा था एंड उसे मिलनी भी चाहिए पनिशमेंट, क्योंकि उसने घटिया काम जो किया था। एंड जो हम देखते हैं लायन सोचे खुद अपने मुंह से सच सच बता चुका था। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है थैंक यू हैंग वांगचन। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है फ्रॉम नाउ कोई भी ऐसा घटिया काम नहीं करने वाला है एंड इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे बताओगी। एंड थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तुम्हें ज़्यादा हर्ट हुआ हो एंड मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग डाउटफुल आई से वांग जी को देखता है और बोलता है क्या। वांग जी अपने कोल्ड स्ट्रेट फेस के साथ कहता है ये एक सीक्रेट है। वीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी के दिल की धड़कनें तो एकदम से रुक जाती है वीजिंग की वो शाइनिंग ब्लू आइज देखकर। एंड वांग जी को पता नहीं क्यों वो आइज़ देखने के बाद आशिन की याद आती है। इसके बाद सारे मिनिस्टर वर्कर्स गार्ड्स जो भी थे वो एक चैन की सांस लेते हैं एंड नाउ वो सभी अब डेंजर से बाहर थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं। नाउ अभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। लैन सिजुई एंड जुयन अभी जेल के अंदर जा रहे थे एंड वो दोनों लैन बिंगई के चैम्बर के पास आते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वो चैम्बर के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर वो उस चैम्बर के अंदर जाते हैं। लैन बिंगई की कंडीशन बहुत बुरी थी, उसे चेन से बांध कर रखा गया था, उसके हेयर मैसी हो चुके थे एंड उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे कट्स भी लगे हुए थे एंड उन कट्स से पूरी तरह से ब्लड बाहर निकल रहा था एंड पैरों हाथों से खून निकल रहा था। जुयान एंड जो लैन सिजुई था वो इस हालत में लैन बिंगई को देखकर बहुत बुरा फील करते हैं। लैन सिजुई जो है वो लैन बिंगई का छोटा भाई था एंड दूसरी ओर जो जुयान था उसके दिल में फीलिंग्स थी लैन बिंगई को लेकर। एंड इसके बाद जुयान कहता है बिंगई एंड लैन सिजुई भी कहता है गग एंड दोनों की ही वॉइस के अंदर घबराहट थी, चिंता थी लैन बिंगई को लेकर। लैन बिंगई अपने छोटे भाई को देखता है और वार जनरल को देखता है, फिर वो उठकर बैठ जाता है फ्लोर के ऊपर एंड अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद लैन सिजुई अपने भाई को जारा की तुरंत ही हक करता है और बोलता है गग आप कितने और टाइम तक ऐसे ही यहाँ पर टॉर्चर होने वाले हो। आपको किसने मैनिपुलेट किया था, अब बता क्यों नहीं देते हो। किसने आपके दिल के अंदर ये जहर फैला दिया था, मुझे उसका नाम बताइए प्लीज़ गग। एंड वैसे भी हम चाइल्डहुड में कितने खुश हुआ करते थे, आप कितने स्वीट थे चाइल्डहुड में, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने वांगजी गगो को मारने की कोशिश की। हम दोनों चाइल्डहुड से ही गगो को कितना पसंद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपके दिल में उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो। आपके दिल में ये जहर किसने भर दिया कि आपने उनके अगेंस्ट इतना बड़ा काम कर दिया, आपने उन्हें मारने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको वापस चाहता हूँ। एंड लायन सिजुई बहुत ही ज़्यादा अपने भाई को बोल सकते वापस पाना चाहता था, उसे एक बार फिर से बाहर खुले आसमान में जीना देना चाहता था। एंड बेंगई कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप रहता है एंड बस हम देखते हैं जुयान को जो उसके हेयर को सहलाता रहता है। इसके बाद जुयान कहता है तुम साइलेंट क्यों हो। इसके बाद लायन बेंगई कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मेरे डिसीजन पर। एंड इसके बाद जुयान कहता है पर क्यों। लायन बिंगई चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद लायन सिजुई अपने लंच बॉक्स को बाहर निकालता है और वो अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाता है एंड लायन बिंगई भी चुपचाप वहीं पर बैठा जाता है। लायन बिंगई भी अपने भाई को खाना खिलाता है एंड इसके बाद जुयान सब कुछ बताता है लायन बिंगई को कि आज रॉयल पैलेस में क्या हुआ। एंड जब लायन बिंगई सुशी का नाम सुनता है तब वो खाना खाना बंद करता है एंड वो उन दोनों को देखने लगता है एक अलग लुक से। एंड नाउ अभी हम देखते हैं ये सीन यहीं पे कट होता है और इसके बाद हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। वांग जी एक बार फिर से विजिंग के क्वार्टर आ चुका था। एज़ यूजुअल वो दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं एंड वांग जी की आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी, शायद वो आशियन था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है यान ली मैंने तुमसे कुछ कहा था कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ एंड तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है आप क्या चाहते हैं एम्परर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मैं हमारे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ।
सोन ही हमें बहुत ही जल्दी एक दूसरे के क्लोज आना होगा। उसके बाद जो हमारा बेटा या हो जो भी होगा वो क्राउन प्रिंस बनेगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांगजी को घूर के देखता और बोलता नो कभी नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ एंड आपको तो मैं क्लोज आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देने वाली हूँ। आपने मुझे यहाँ पर जैसे रखा है ना, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है अब चाहो या ना चाहो एक ना एक दिन तुम्हें मुझे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझसे शादी कर लो हैप्पीली एंड उसके बाद तुम यहाँ की एम्प्रेस बन जाओगी एंड तुम यहाँ के जितने भी रॉयल फैमिली मैटर्स होते हैं उनके अंदर चीज़ें काम कर पाओगी। इसके बाद वीजिंग चाय का एक सिप लेता है, वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है मैं किसी भिखारी से शादी कर सकती हूँ बट तुमसे नहीं। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी देखता है और अपनी चाय को तुरंत ही फिनिश करता है। वीजिंग अपने चाय के जो कप था उसे नीचे रख चुका था बट वांग जी तुरंत ही उठाता है और वीजिंग की चाय को भी पी जाता है। वीजिंग घुर के देखकर बोलता है हैंग वांगचन ये मेरी चाय थी, आपने क्यों पी से? एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग वांग जी के शोल्डर पे हिट करता है। एंड पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने गुसु के एम्परर के साथ इतना बोल्ड मूव किया था। एंड वीजिंग तो बस वांग जी को घूर घूर के देख रहा था और वांग जी भी वीजिंग की ओर क्लियर करता है। वीजिंग इग्नोर करता है वांग जी को एंड वो टेबल से उठ जाता है और एकदम बोल सकते हैं कि बिना मतलब ये परवाह किए हुए कि वो एक लड़की है, वो तो बहुत ही बोल सकते हैं मैनली और के साथ चलने लगता है। एंड वांग जी देख रहा था वीजिंग सबसे बुरी जो लड़की होती है उसकी एक्टिंग कर रहा था चलने की। सच में उसे देख के कोई कह नहीं सकता था कि वीजिंग एक लड़की है। वांग जी अपनी सीट से उठ जाता है एंड वो वीजिंग की ओर टर्न करता है। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो पता नहीं पूछना नहीं चाहता था, मतलब वीजिंग से नहीं पूछना चाहता था बट उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही थी। वांग जी पूछ ही लेता है फाइनली आशियन कहाँ पर है। एंड अब वो क्या करे, उसको बस जानना था, पता नहीं क्यों उसका माइंड उसे बार बार बोल रहा था उसे उस इंसान को देखना है। इसके बाद वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, मैंने उसे किसी काम की वजह से बाहर भेजा है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता कौन सा काम? इसके बाद वीजिंग कहता है वो एक्चुअली मैंने उसे गार्ड्स एंड सर्वेंट्स के कुछ नए कपड़े लाने के लिए कहा था, उनके डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए, क्योंकि गार्ड्स के कपड़े ख़राब हो चुके हैं एंड इसलिए मैंने उसे काम से भेजा है। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड जब वो वापस आ जाए तो उसे कल बोलना मॉर्निंग को टुमारो मेरे पैलेस में आए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग वांग जी को देखता है। इसके बाद वांग जी बोलता है मुझे उसे क्लॉथ वगैरह के डिज़ाइन वगैरह किस टाइप के तुम्हें कपड़े चाहिए उसके बारे में डिस्कस करनी है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ बट क्यों? मेरा मतलब है एम्परर आप बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे, आपको रॉयल फैमिली मैटर्स को देखना होगा, तो आप इतना छोटा सा काम क्यों करना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है। वांग जी बोलता है एक्चुअली मैंने यहाँ पर सिजुई को भी बुलाया है, उससे भी कुछ बात करनी है एंड अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर आ सकती हो, आशिन के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ पर, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो मेरे पैलेस पर। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला मॉर्निंग को, इतने सुबह सुबह तो आपकी पैलेस में बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ मैं आशिन को भेज सकता हूँ एंड वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके एंड वो वीजिंग को देखता है, तुरंत ही वो क्वार्टर से बाहर आता है एंड वो सीक्रेटली चला जाता है वहाँ से। वांग जी क्वार्टर की सिक्योरिटी देखता है अच्छी है या नहीं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी यानली की सिक्योरिटी को लेके बोल सकते हैं डरा हुआ था एंड वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके वहाँ से चला जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं क्लाउड डिसेस के अंदर नेक्स्ट मॉर्निंग को वी वो जियान जो है ना वो शाओ यू को बुलाता है अपने रूम के अंदर। शाओ यू अंदर आती है एंड वो वीजिंग को ग्रीट करती है। वीजिंग बोलता है यू मैं हैंग वेंग जुन के पैलेस जाना है, वो भी वी वो जियान के साथ में। एंड ये सुनने के बाद शाओ यू बोलती है ठीक है प्रिंसेस, बट वो कहाँ पर है? मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, मैंने बस उन्हें एक ही बार देखा था जब वो किचन में आए थे प्रिंस लैन सिजोई के साथ खाना बनाते टाइम पर, बट उसके बाद मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, वो कहाँ पर रहते हैं? मैंने उन्हें देखा ही नहीं उसके बाद। वीजिंग देखता है और बोलता है यू मैंने उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ पर है, ठीक है? एंड अगर कोई तुम्हें उसके बारे में पूछे तो आज से तुम उसे आशन बोलोगी, उसे वीजिंग मत बुलाना यानी कि विवोजियान मत बुलाना। इसके बाद शाओ यू बोलती ठीक है मैं समझ गई, इसके बाद मैं उन्हें आशन ही बुलाऊंगी। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और उसके बाद शाओ यू बोलती है आप कौन सा काम मुझे करने के लिए कहना चाहती हैं प्रिंसेस? इसके बाद वीजिंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम हर्ब से किसी की भी मतलब डिजीज़ को दूर कर सकती हो, तो तुम्हें हेल्प करनी है ना हैंग वांगचुन के बड़े भाई की, तो तुम हेल्प कर सकती हो उनकी। एंड ये सुनने के बाद तो शाओ यू बोलते सच में, एंड उसे बहुत ही शाइनेस फील हो रही थी, हैप्पीनेस फील हो रही थी, बट वो छुपा लेती है क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं लायन सेजेंट पसंद थे। इसके बाद वीजिंग बोलता हाँ जाओ तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ एंड कोर्टयार्ड के अंदर वेट करना, कुछ ही टाइम के अंदर वो वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद शाओ यू अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड वो तुरंत ही रूम में चली जाती है। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग एक चैन की सांस लेता है एंड ना वो डोर बंद करता है। इसके बाद वो अपने कपड़ों को रिमूव करता है। इसके बाद वीजिंग अपने मन में सोचता है ये हैंग वांगचुन मतलब क्या सोच रहे हैं अपने मन के अंदर, वो इतने छोटी सी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब वर्कर्स के कपड़े ही तो बनवाने हैं, तो वो क्यों बीच में अपनी टांग घुसेड़ रहा है? वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग सोचता है उसने मुझे अपने मतलब
महल में क्यों बुलाया है? पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। वीजिंग अपना वियर्ड सा फेस बनाता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं आधे घंटे के अंदर वीजिंग अच्छे से सर्वेंट की फॉर्म के अंदर रेडी होता है और वो पूरी अच्छे से कोशिश करता है अपनी जो मस्कुलर बॉडी थी, यानी कि एकदम मैनली होने वाली, उसे छुपा लेता है, क्योंकि वीजिंग को यहाँ पे एक सर्वेंट बनना है जिसके पास ना कोई बॉडी है, इसके पास मतलब रफ टफ बॉडी नहीं है, तो वो छुपाना चाहता है उनको, तो अच्छे से कवर करता है अपने आप को। इसके कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग सीक्रेटली रूम से बाहर आता है और वो कोर्टयार्ड के अंदर जाता है। एंड जैसे ही शाओ यू वीजिंग को देखती है वो बोलती है गुड मॉर्निंग मास्टर वी। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। एंड नाउ अभी वैसे भी हमें टाइम हो चुका है, लो पैलेस की ओर चलते हैं। नाउ इसके बाद शाओ यू एंड वीजिंग दोनों वांग जी के पैलेस की ओर चले जाते हैं। वो लोग चल रहे थे, कैजुअली बात कर रहे थे। एंड कुछ ही पीपल यहाँ पे जो सर्वेंट्स आए हुए थे ओब्वियसली जियांग सेक्ट से, वो वीजिंग को जानते थे। एंड वीजिंग नहीं चाहता था अब किसी को ये पता चले कि उसकी स्पेशल एबिलिटी क्या है, वो अपने जेंडर को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर किसी को ये पता चल गया ना तो वीजिंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वीजिंग अब ये सारी चीज़ें छुपाना चाहता था। हम देखते हैं वीजिंग को और शाओ यू को, जो कि वांग जी के पैलेस के बाहर पहुंच चुके थे एंड वो कोर्टयार्ड में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को बात कर रहे थे स्माइल करते हुए। एंड वीजिंग उसे बता रहा था क्यूरियोसिटी के साथ कि उसे यहाँ पर बहुत ही बोरिंग फील होता है। क्लाउड रेस सच में बहुत ही बोरिंग प्लेस है, इससे अच्छा तो युनमिंग है जहाँ पर उसे फन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो लोग कैजुअली बात कर रहे थे बट उनकी ये क्लोजनेस देख कर कोई तो जल रहा था बुरी तरह से। एंड वो था हमारा लैन वांग जी। वांग जी अभी अपने पैलेस में था, अपने पैलेस की बालकनी से वो उन दोनों को देख रहा था। उसकी आइज़ वीजिंग पर थी एंड शाओ यू पर। एंड वो दोनों कैसे स्माइल करते हुए बात कर रहे थे एंड शाओ यू भी हंस रही थी, कैसे वो मतलब बात कर रहे थे। वांग जी की आंखों में तो खून उतर आया था, फायर थी एकदम। उसका मन कर रहा था अभी के अभी जाकर इस लड़की को दूर कर दे वीजिंग से। एंड वो कितना हैप्पी था वीजिंग। वांग जी का दिल तो एकदम गुस्से में फट चुका था, बट अब वो क्या ही करे, ये सारी दिमाग में उसके आ रही थी चीज़ें। वांग जी जानता है कि वो जियांग यानले को पसंद करता है, बट पता नहीं क्यों उसे वीजिंग की और अट्रैक्शन फील हो रहा था। वांग जी अपनी ही फीलिंग से लड़ रहा था एंड इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आता है। वांग जी बहुत ही बड़े बड़े स्टेप लेकर तुरंत ही जो डोर था उसकी ओर जाने लगता है। वांग जी का ऑरा बहुत ही डेंजरस था एंड आंखें बिल्कुल कोल्ड थी। हम वीजिंग और शाओयू को देखते हैं जो कि पैलेस की ओर मतलब आ चुके थे डोर के पास, तभी अचानक से गार्ड उन्हें रोक देता है। उसके बाद वीजिंग कहता है हैंग वांग जुन ने मुझे उनसे मिलने आने के लिए कहा था उनके पैलेस पर। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जो गार्ड था वो वीजिंग को देखता है और बोलता ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर आता हूँ। एंड इससे पहले कि वो गार्ड वहाँ से जा पाता तभी अचानक से वांग जी खुद ही मेन गेट के पास आ चुका था। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड तुरंत ही वो दोनों बो करते हैं शाओ यू एंड वीजिंग वांग जी को। वांग जी बोलता है आशन एंड यू तुम दोनों अंदर आओ। इसके बाद वांग जी अपने होल के अंदर चलने लगता है। वीजिंग एंड शाओ यू वांग जी के पीछे पीछे चल रहे थे एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एंड सडनली तभी अचानक से वांग जी अपने फेस को टर्न करता है एंड वो शाओ यू को एंड वीजिंग को एक दूसरे को देखते हुए पकड़ लेता है। एंड जैसे ही वांग जी ऐसा देखता है ना उसे गुस्सा आता है, उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है अपने हाथों पर। वांग जी तुरंत ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है एंड वो अपना हाथ अपनी नीज पे रखता है एंड उन दोनों को घूरने लगता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है वांग चुन आपने मतलब प्रिंसेस से कहा था मुझे यहाँ पर आने के लिए, आप मुझसे मिलना चाहते हैं आपके पैलेस पर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है मैंने तुम्हें बुलाने के लिए कहा था और तुम्हारे साथ जो है उसे नहीं बुलाया था मैंने। एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं वीजिंग देखता है और जो शाओयू थी वो चुपचाप खड़ी हुई थी। वीजिंग बोलता है प्रिंसेस ने कहा था हमें मतलब कि मुझे इसे अपने साथ लाने के लिए एंड हम उनके कमांड को कैसे इनकार कर सकते हैं। ये सुनने के बाद शाओयू बोलती है हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा था। वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है उसने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा था मेरे पास। इसके बाद शाओयू बोलती है एम्परर मुझे कल आपसे बात हुई थी ना कि आपके भाई को मतलब जो पैर हैं उनके लेग्स को ट्रीट करने के लिए मैं हर्ब्स वगैरह जानती हूँ तो मैं उनके पैरों को ट्रीट कर सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी रिमेंबर करता है कि हाँ यानले ने उसे उस बारे में बात की थी एंड इसके बाद उसे नॉलेज भी है। इसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ बट ध्यान रखना होगा तुम्हें, अगर मेरे भाई के लेग्स को तुमने ठीक नहीं किया, अगर तुम फेल हो गई तो उसके बाद तुम्हें इसके बाद जो होगा वो भी झेलना पड़ेगा, तुम्हें इस पर सजा भी मिल सकती है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हैंग वांग जुन मुझे माफ़ करना आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट एक बार उसे ट्राई तो करने देना चाहिए ना, आप उसे डराए हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता शट अप, तुम एक सर्वेंट हो और तुम्हें किसने हक दिया है मेरे बीच में बोलने का। एक सर्वेंट को कोई हक नहीं है कि वो बीच में मेरे बात को काटे। मैं एम्परर हूँ, क्या तुम भूल गए हो?
एंड वो गुस्से में बोलता है क्योंकि उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि वीजिंग डिफेंड कर रहा है शाओ यू को। एंड इसके बाद हम देखते हैं शाओ यू बहुत बुरी तरह से डर जाती है वांग जी को गुस्से में देखकर। वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाती है और वो बोलती है माफ़ कर दीजिएगा, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड वो वीजिंग को डिफेंड करने लगती है। एंड ये देखने के बाद तो वांग जी का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे। इसके बाद वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है एंड वो उन दोनों की ओर घूर घूर के देख रहा था। वांग जी उन दोनों के पास आता है, वो वांग जी वीजिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है। एंड वांग जी की जो स्टेप की आवाज़ थी वो पूरे हॉल में गूंज रही थी। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग और शाओ यू दोनों ही डर चुके थे। वैसे वीजिंग को डर नहीं था बट अब थोड़ा बहुत तो डर होता ही है ना, इसलिए वांग जी इसके बाद उन दोनों के पास आकर रुक चुका था। एंड वो बिना किसी बोल सकते हैं वार्निंग के उन दोनों को देखता और बोलता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी तो ग्रिप टाइट हो जाती है अपने कपड़ों पर। वहीं शाओयू को देखते हैं जो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। एंड वो मतलब बिल्कुल भी उसके मन में फीलिंग नहीं थी वीजिंग को लेकर। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है एम्परर, हम दोनों बस सर्वेंट हैं एंड हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपको गलती फहमी हो चुकी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं शाओयू कहती है, हैंग वांगजुन मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मेरे लिए आशियन को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड इसके बाद वांग जी अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाता है। वो शाओयू को देखता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, सर्वेंट्स शाओयू को मेरे भाई के पैलेस लेकर जाओ। एंड शाओयू अच्छे से अपने दिमाग में ये बात डाल लेना, अगर तुमने कोई भी गलती की और जानबूझकर मेरे भाई के पैरों को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उनके पैर को एग्जामिन करो और देखो उनकी कंडीशन क्या है। अगर तुम मेरे भाई के पैरों को ठीक कर सकती हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। अगर तुमने गलती से मेरे भाई के पैरों को और भी ख़राब करने की कोशिश की तो उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद शाओयू बोलते हैं, हैंग वांगजुन मैं अपना बेस्ट करूँगी, मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको ठीक कर पाऊँ। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, ठीक है जाओ यहाँ से। तुरंत ही वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो शाओयू को लेकर चले जाते हैं सिचन के पैलेस की। और नाउ अभी वांग जी और वीजिंग अकेले थे हॉल के अंदर। वीजिंग अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था अपना सर को नीचे करके। इसके बाद वांग जी बोलता है, सुजुई 1 घंटे के बाद आने वाला है एंड तब तक तुम यहीं पर रहो। इसके बाद वीजिंग बोलता है, जी हैंग वांगजुन मैं उसका वेट कर लूँगा। इसके बाद वांग जी बोलता है, तो वो 1 घंटे के बाद आएगा और मैं यहाँ पे बहुत ही बोर हो रहा हूँ, तो अब तुम मुझे एंटरटेन करो। तुम्हारे पास क्या एबिलिटीज़ हैं जिससे तुम मुझे खुश कर सकते हो? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपने मन में सोचता है, व्हाट एंटरटेन करूँ? मैं कोई एंटरटेनर हूँ जो आपको एंटरटेन करूँ? वीजिंग अपने मन में सोच रहा था। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? चलो अब चुपचाप करके अपने एम्परर को एंटरटेन करो, ठीक है। एंड वो अपने वर्ड्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देता है, यूर एम्परर। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है, अब मैं फ्लूट को प्ले कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है, नाइस, अच्छी बात है, तुम अभी मेरे लिए फ्लूट बजाओगे। वीजिंग बोलता है, बट मेरे पास फ्लूट नहीं है। वांग जी बोलता है, सच है, यूजलेस थिंक। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो अपनी आइज़ रोल करता है एंड अभी भी अपना सर नीचे करे हुए था। वांग जी अभी बोल सकते हैं कि वीजिंग की जो फेस का एक्सप्रेशन था वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका बोल सकते हैं फेस नीचे था। वांग जी फिर अपने एक सर्वेंट को बोलता है तुरंत ही वीजिंग के लिए फ्लूट लाने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर एक फ्लूट वीजिंग को लाकर दे दी जाती है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड जब वीजिंग अभी बोल सकते हैं अपने सेंस में वापस आता है, फ्लूट को लेता है ना। इसके बाद वांग जी अपनी सीट पे लीन होता है। वीजिंग बिना किसी थोड़ी सी हेजिटेशन के फूड जो मतलब फ्लूट उसके हाथों में थे वो अपने लिप्स पे रखता है एंड अपने आइज़ क्लोज करता है। वीजिंग अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था बट वो पूरी तरह से सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। एंड नाउ इसके बाद वो जो अपनी बांसुरी थी उसे बजाना स्टार्ट करता है। एंड वीजिंग की इतनी मेलोडियस म्यूज़िक को सुनने के बाद वांग जी का माइंड तो एकदम रिलैक्स हो जाता है ना। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखता है। वो भी अभी भी फ्लूट भी अभी भी प्ले कर रहा था एंड इतने कामिंग म्यूज़िक को सुनने के बाद जितने भी वहाँ के सर्वेंट्स थे एंड वर्कर्स थे उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इतना मैजिकल वीजिंग का जो वॉइस था ना उसे सुनने के बाद तो सबका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा था, हर किसी पर वो इफ़ेक्ट कर रहा था। 10 मिनट के अंदर वीजिंग अपने म्यूज़िक को फिनिश करता है एंड वो फ्लूट को वापस से टेबल जो मतलब नीचे था फ्लोर उस पर रख देता है। वांग जी इसके बाद बोलता, ग्रेट, तुमने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली मुझे इम्प्रेस कर दिया है, ये तो बहुत ही अच्छा है एंड तुम काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन हो। एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता है, थैंक यू सो मच हैंग वांगजुन, मुझे बहुत ही खुशी हुई ये जानने के बाद कि आपको मेरा म्यूज़िक पसंद आया। इसके बाद वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ, तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते हो।
मैं तुम्हें एज अ वर्कर यहाँ पे म्यूजिशियन काम करने का चांस दे रहा हूँ, वो भी मेरे लिए। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग शॉकिंगली बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम मेरे पैलेस के अंदर म्यूजिशियन बनोगे एंड मुझे एंटरटेन करोगे अपनी म्यूज़िक के द्वारा। एंड ये सुन के तो विजिंग को पैनिक अटैक ही आ जाता है। विजिंग बोलता है हैंग वांग जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी बोलता है ना कहने की तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं हैंग वांग जुन बोलता है वीजिंग मतलब तुम ये करोगे। वीजिंग बोलता है हैंग वांग जुन मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, मैं यहाँ पर प्रिंसेस जियांग यानली के लिए काम करने के लिए आया हूँ, मैं आपका पर्सनल म्यूजिशियन नहीं बन सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी लाउड वॉइस में बोलता है तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। ये सुन के तो वीजिंग अपना मुंह बंद कर लेता है। अब वीजिंग को अदर ऑप्शन के बारे में सोचना होगा क्योंकि वीजिंग यहाँ पे मतलब ये सर्वेंट बन के नहीं रह सकता है, उसे यानली की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना होगा क्योंकि अगर वो यानली नहीं बना तो फिर लोगों को शक हो जाएगा। इसके बाद वीजिंग कुछ देर सोचता है और इसके बाद वो बोलता है हैंग वांग जुन मुझे सच में बहुत सारे काम होते हैं, मैंने एम्परर जियांग फेंगम्यान से प्रॉमिस किया था कि मैं जियांग यानली का प्रिंसेस का ख्याल रखूँगा और उसी के साथ जितने भी सर्वेंट्स और मेड्स यहाँ पर हैं उनका ख्याल रखूँगा, मुझे पूरा दिन बहुत काम करने होते हैं, मैं आपको पूरा दिन एंटरटेन करने के लिए नहीं रह सकता हूँ, मैं बस आपको मॉर्निंग को ही एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ 1 घंटा के लिए, प्लीज़ मेरी बात भी समझने की कोशिश करिए क्योंकि मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है। वांग जी वीइंग की कंडीशन देखता है एंड इसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें मॉर्निंग का टाइम देता हूँ, 1 घंटे तुम यहाँ पर आकर मुझे डेली एंटरटेन करोगे अपने म्यूज़िक के साथ, अगर तुमने छुपने की कोशिश की या फिर तुम मॉर्निंग को 6 बजे यहाँ पर नहीं आए तो उसके बाद मैं तुम्हें सज़ा दूंगा तुम्हारे जाने की वजह से, अगर तुम बिना कुछ बताए चले गए ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। वीजिंग रिलैक्स होता है एंड वो सोचता है पूरे दिन यहाँ पर रहने से तो अच्छा है कि वो 1 घंटे ही यहाँ पर आ जाऊँ और अपना काम कर लूँ। इसके बाद वीजिंग वांग जी को वो करता और बोलता है थैंक यू सो मच हैंग वांग चन। एंड इसके बाद वांग जी बस देखने लगता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता सही कहा, तुम बहुत अच्छे से प्ले करते हो, मुझे तुम्हारा म्यूजिक बहुत पसंद आया, नाउ एक बार और मेरे लिए प्ले करो। इसके बाद वीजिंग एक बार फिर से अपने लिप्स के ऊपर जो फ्लूट थी उसे रखता है और फिर से बजाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं ऐसे ही करके 1 घंटा हो जाता है एंड नाउ 1 घंटे के बाद लैंस जो वहाँ पर आ चुका था एंड 1 घंटे पर उसके बाद आने के बाद जो है ना वो बोल सकते हैं चुपचाप आता है वहाँ पर एंड उसे भी ये म्यूज़िक सुनाई देता है एंड उसका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है एंड वो भी क्यूरियोसिटी से देख रहा था कि आखिरकार ये मतलब फ्लूट कौन बजा रहा है, इतनी ब्यूटीफुल म्यूज़िक उसने कभी नहीं सुनी थी। लैंस जो भी हॉल में आता है एंड वो देख कर एकदम सरप्राइज हो जाता है कि वीजिंग वहाँ पे था एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो उसका भाई ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है, वीजिंग को परेशान कर रहा है एंड वो मतलब आता है सिजोई और वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड इसके बाद वीजिंग जो फ्लूट थी उसे बजाना बंद करता है एंड अपने माउथ को क्लोज कर लेता है क्योंकि वो थक गया था वांग जी के लिए म्यूज़िक बजा बजा कर, 1 घंटे से वो बजाया जा रहा है। इसके बाद सिजोई बोलता है कि वांग जी जो है ना वो अपनी सीट के ऊपर लीन होता है एंड वो प्रॉपरली बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को देखता है। इसके बाद सिजोई बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया था। इसके बाद वांग जी बोलता हाँ वो मैं आशन से तुम्हें मिलाना चाहता था, तुम्हें डिस्कस करना था ना क्लॉथ के बारे में। एंड इसके बाद लैंस जो ही बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब आप टेंशन मत लीजिए मैं कर लूँगा, हम कहीं पर और भी मीटिंग कर सकते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने महल बुलाने की क्या ज़रूरत है कक्का, हम कहीं और जाके कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। वांग जी बोलता है बस मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहता था, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ये सुनने के बाद लायंस जो ही अपने भाई को बोलता हाँ नहीं कगा ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारी मदद कर सकते हो। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वो एक मनी पाउच निकालता है और वो वीजिंग को देता है। एंड इसके बाद वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुमने इतना अच्छा म्यूज़िक मेरे लिए बजाया है असेंबली हॉल में, ये काफ़ी अच्छा था एंड मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पर ये दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं कि फिट बैठेगा, मतलब इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इनसे अपने लिए ज्वेलरी कपड़े डायमंड खरीद सकते हो। एंड इसके बाद वीजिंग देखता पता है कि सो मच हैंग वांगचुन बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे जो सैलरी मिलती है मेरे सर्वेंट के तौर पर वही मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। वांग जी स्मिक करता है, स्माइल करते हुए वीजिंग को देखता है उसके आंसर को सुनने के बाद। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो सिजुई था वो सोचता है उसे वीजिंग को बचाना होगा वरना उसका भाई पता नहीं क्या क्या करेगा। इसके बाद वीजिंग जो है ना तुरंत ही लैंस सिजुई के साथ पहले से बाहर आता है एंड इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं क्योंकि लैंस सिजुई ने उसे बचा लिया था, मतलब आज तो वो रंगे हाथों वांग जी के हाथों पकड़ा जाता। एंड ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए चलने लगते हैं। सिजुई बोलता है कोई बात नहीं तुम ठीक तो हो ना, विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड इसके बाद वो बोलता है
पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मुझे हैंग वांगचुन को मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर उसके क्वार्टर में आकर उसे एंटरटेन करना होगा, जैसे मैं एंटरटेनर बन चुका हूँ, म्यूजिक एंटरटेन। वाह क्या बात है। बीजिंग फ्रस्ट्रेट होता है। इसके बाद लायन से जो बोलता है, आशियन तुम जियांग यानली के फॉर्म के अंदर मतलब ये बहुत ही अलग है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है। मुझे सच में तुम्हें पहचानने में तकलीफ होती है। आई एम सॉरी टू से, बट मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं लायन से जोई को देखकर वीजिंग कहता है, सच में तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम इतने स्वीट बंदे यहाँ पर मिल चुके हो। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा जो जो बेस्ट लाइफ पार्टनर जिंगई है वो तुम्हें मिल जाए, मैं प्रे करूँगा। एंड ये सुन के तो वो ब्लश करता है, क्योंकि उसे वीजिंग मतलब जानता है, उसे ब्लश दे रहा है कि वो दोनों साथ में रहें। इसके बाद हम देखते हैं दोनों के दोनों वीजिंग और वो लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं धीरे धीरे करके। कुछ टाइम के अंदर वो अपने अपने काम जो वापस थे वो करने के लिए चले जाते हैं। वीजिंग भी अपने क्वार्टर आता है एंड लैन से जो अपने काम करने के लिए चला जाता है। और अभी हम देखते हैं लैन लिंगजाओ को वांग लिंगजाओ वीजिंग के क्वार्टर के पास आ चुकी थी एंड उसे जियांग यानली यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्वार्टर में थे ही नहीं, वो अपनी किसी चीज़ की वजह से बाहर गई हुई थी। एंड जो वांग लिंगजाओ थी उसे कोई चीज़ वीजिंग से डिस्कस करनी थी, तो वो आ चुकी थी। कुछ टाइम के अंदर वीजिंग भी जैसे क्वार्टर के पास आता है वो देखता है वांग लिंगजाओ को जो वहीं पर खड़ी हुई थी। वीजिंग सरप्राइज हो जाए उसे वहाँ पर देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था अब इस लड़की को क्या दिक्कत है भाई उससे, जो हर घंटे घंटे में यहाँ पर चली आती है। एंड इसके बाद वांग लिंगजाओ और वीजिंग दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वांग लिंगजाओ अपने फ़ैन को ओपन करती है और वो वीजिंग को देखती है। वीजिंग बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है या मुझे कुछ बताना है। इसके बाद वांग लिंगजाओ कहती है, जियांग यानली तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। हैंग वांगजुन की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए तुम बहुत ही बुरी हो। तुम मुझे हैंग वांगजुन से दूर कर रही हो, तुम मुझे मुझसे छीन रही हो। एंड ये सुनने के बाद बोलती है, ओह माय गॉड। वीजिंग शॉकिंगली देखता और बोलता है, हैंग वांगजुन तुम्हारा सच में मतलब तुम उसे अपना बनाना चाहती हो।